आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीवीआई प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बिहार सरकार ने बहुत बार पूछ रखा है। चैप्टर 5 है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसमें से हम 20 क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2023 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने का प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? क्लेनोमीटर या वोल्ट मीटर या फिर एमीटर या फिर इनमें से सभी। मतलब विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए धारा का मान का चीज से मापिएगा। ध्यान से देखिए, धारा का मान का चीज से मापिएगा। प्रथम अपना पेन ले लेते हैं। धारा का मान मापने के लिए हमेशा एमीटर का यूज होता है। ठीक है, धारा का मापने के लिए हमेशा एमीटर का यूज होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? एमीटर। ठीक है, अब ये चौथा अध्याय में पढ़े होंगे एमीटर क्या है, इन सब के बारे में। इस सबका अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे मुझसे कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप आपको ये सब नोट्स विदा कर देंगे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? चलिए बतलाइए कमेंट सेक्शन में आप लोग भी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? सही इसका आंसर क्या होगा? नॉर्म लोहा। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर बदलता है विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? विद्युत मोटर। देखिए पहले वो मोटर क्या करेगा, विद्युत मोटर क्या करता है, उसमें हम लोग लाइन देते हैं और वह नाचने लगता है। मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को हम लोग इधर से करंट दिए और वो क्या करता है, वो यहाँ घूमने लगता है। जब घूमेगा मतलब कि घूमने गति में आ गया, यांत्रिक हो गया। विद्युत ऊर्जा को वह क्या में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है चुंबकीय, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग को पता होगा कि एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये बहुत बार हम आप लोगों को बतला दिए हैं। अगला क्या है? अगला है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। डायनेमो दो टाइप के होते हैं, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा। दोनों प्रकार की धाराएं क्या होती है, डायनेमो से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको सही आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, दोनों धारा। अब आप लोग ये बतलाइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा को शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, आप ये लोग बतलाइएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, या फिर फ्लेमिंग ने? आप लोग को पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। अगला है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को मतलब विद्युत धारा को यांत्रिक में बदल देगा तो विद्युत मोटर क्या हो जाएगा? मोटर। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.22, या फिर 0.20, या फिर 0.18, या फिर 0.24? इसकी सही आंसर हो जाएगा 0.24। ठीक है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो 0.24। अगला है, डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? डायनेमो डायनेमो देखिए क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हम लोग जनरेटर को चालू करते हैं, वो नाचता है, नाचने के बाद उधर से ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हम लोग क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है,
धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर ऑस्ट्रेडे न होगा। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेडे ने। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर? विद्युत जनित्र का सिद्धांत आप लोग को पता होगा कि विद्युत जनित्र किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय, यहाँ पर विद्युत जनित्र है, जनित्र जनित नहीं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पतन क्या होता है? जब एक ही साथ बहुत सारा भार दे दिया जाता है, ठीक ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय। सॉरी, वो अतिभारण होता है। लघु पतन क्या होता है? जब गर्म तार और ठंडा तार जब शॉर्ट करता है तब उस समय लघु पतन होता है। ठीक है, आगे देखिए। एक एक ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान हो गया 1, 2, 3, क्या हो जाएगा? इसका 6 आंसर हो जाएगा, 6 ओम आंसर हो जाएगा। अगर यही हमारा श्रेणी क्रम में ना जोड़कर हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ दिए होते या फिर समानांतर क्रम में जोड़ दिए होते, इसका आंसर क्या होता? 2 होता। ठीक है, इसका आंसर 2 होता। आगे देखिए। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद रखिए, Q बराबर IT। Q बराबर IT। समय कितना दिया है जी? समय दिया है 2 मिनट दिया है। मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, 2 गुणे 60 बराबर 120 सेकंड। आई का मान दिया है 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर गुणे 120 सेकंड। तो मतलब Q का मान आ गया 120 कूलम्ब। कितना हो गया? 120 कूलम्ब। आंसर दिया है आप लोग का 120 कूलम्ब। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होता है? आप लोग जान रहे होंगे कि R बराबर क्या होता है? V बटा में I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा में I। ठीक है, ये बहुत तो फेमस फॉर्मूला है। प्रतिरोध बराबर R बटा में, R बराबर V बटा में I। R बराबर V बटा में I यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? देखिए चाची, चालक तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो आता है वह फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम में आता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम में आता है। फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम को आप जाकर पढ़ लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसका? बताइए, बाएं हाथ की तर्जनी दिया है चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है। आप लोग वाम हस्त के नियम पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, अपनी वाम हस्त नियम में जाकर पढ़िए एक बार, उसको याद कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है कैसे? दिया किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया है चुंबकीय प्रेरण की घटना, या फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है,
या फिर कुंडली तथा चुंबक के बीच। हाँ, ये वो देखिए, इतना ही से आंसर पता चल जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तभी जाकर वह नाचते रहता है हमेशा, ठीक ना। यहाँ पे ये आंसर खाली याद रखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच, ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? आप लोग ओम के नियम बहुत पता होगा, आई बराबर वी आर, आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर आर बटा वी, या आई बराबर वी प्लस आर। तो बताइए आई बराबर क्या होता है? अभी आप लोग को बतलाए थे इधर हम कि आर बराबर वी बटा में आई, अभी बतलाए थे ना कि आर बराबर वी बटा में आई। हम अगर आई ज्ञात करेंगे तो वी बटा में आर होगा, आई ज्ञात करेंगे तो वी बटा में आर होगा। तो देखिए आई बराबर वी बटा में आर कहाँ है? आई बराबर है वी बटा में आर, ऑप्शन नंबर क्या में? बी में। आई बराबर वी बटा में आर। तो यहाँ पर आई का रूप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो 20 प्रश्न हो गए, इतना ही रहता है आज की वीडियो में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग अगर 4 अध्याय का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ का भी अगर देखना है तो मैथ का भी देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का हम प्ले लिस्ट बनाए हैं, वहां पर सभी का धीरे धीरे वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रहता है, धन्यवाद।